चलिए सहायक ग्रंथि किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग? नर जनन तंत्र में, ठीक है। और ये जो सहायक ग्रंथि है ये कौन सा टॉपिक है? तीसरा टॉपिक है ना। दो चीज पढ़ चुके हैं, वृषण पढ़ चुके हैं, वृषण के बाद सहायक नलिका पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है? सहायक ग्रंथि पढ़ना है। चलिए देखिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कल या फिर जिनका डिमांड है क्या कि लिखना। कल एक बच्चे का रिक्वायरमेंट आया था कि सर लिखवाते नहीं है आप, था बॉयज में, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने लिखा ही है अगर शुरू से, तो लिखने की डिमांड तो आएगी ना। आप लोग 1 साल से हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो पता है कि लिखना अनिवार्य है, यहाँ पे नहीं है। जो लिखना है आप खुद से लिखिए, पूरी कहानी आपको बता रखी, ठीक है। आप खुद से लिख पाओगे अगर, तब तो आपके लिए अति उत्तम हो पाएगा। जिनका लगे कि ना सर डिमांड है लिखने का, तो बकायदा ग्रुप में सभी लोग हैं, हमारा नंबर वहां से मिल जाएगा आपको, ग्रुप से वहां से नंबर निकालिएगा। और जिनको लैंग्वेज चाहिए बोल दीजिएगा, पूरा आपको लैंग्वेज बना करके भेज देंगे, आप आराम से छाप लीजिएगा, ठीक है। डन। बाकी लिखना बहुत बेकार आदत होती है हमारे हिसाब से, समझिए। देखिए समझने का कोशिश करिएगा। कहां तक हम कल कहानी देख चुके थे? शुक्रवाहक तक। शुक्रवाहक तक क्या आ चुका था? शुक्राणु, ठीक है। और 2 शब्द है, जरा ध्यान देना। एक होता है वीर्य, दूसरा शुक्राणु, ठीक है। वीर्य को क्या कहते हैं हम लोग? सीमन। और शुक्राणु को क्या बोलते हैं? स्पर्म। दोनों में अलग अलग बात है या दोनों की दोनों कहानी सेम है? अलग अलग, ठीक है। शुक्राणु कहने का मतलब केवल और केवल शुक्राणु, इसके अलावा कुछ नहीं। अब वीर्य कहने का मतलब है कि शुक्राणु तो होंगे ही होंगे, प्लस इसके साथ कुछ क्या होगा? तरल पदार्थ होगा, तब जाकर के हम क्या कहते हैं? इसको वीर्य कहते हैं, ठीक है। अगर केवल शुक्राणु की बात की है तो वहां पर केवल और केवल क्या होगा? शुक्राणु। और कल हमने यही बात किया था, केवल और केवल किसका? शुक्राणु का। कि वृषण में केवल शुक्राणु बनते हैं, किसी प्रकार का कोई तरल पदार्थ नहीं बनता है। वो शुक्राणु कहीं ना कहीं क्या मिल रहा था? पाली के अंदर। पाली के अंदर कौन मिल रही थी? शुक्रजनक नलिका मिल रही थी। ये सारी की सारी शुक्रजनक नलिका क्या हो रही थी? एक जगह पर आकर के जाल बना रही थी, जिसका नाम था क्या? वृषण जाल। इस वृषण जाल से एक नलिका निकली थी, जिस नलिका का नाम क्या था? शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी जैसे ही वृषण से निकली, एक चौड़ी सी नलिका में चली गई, जिसका नाम था क्या? अधिवृषण, कैपुट, कॉर्पस और कोडा। इस कोडा से निकलते 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 एक नलिका निकली, जिसका नाम था क्या? शुक्रवाहक। और ये शुक्रवाहक वृषण कोश से निकला, और निकल करके ये देखो, ये वो 2 नलिकाएं हैं जो ऊपर कहां से आ रही है? किडनी से आ रही है, याद रखिएगा, ठीक है। जिनको कहते हैं मूत्र नलिका, ठीक है। वो आ रही है कहां से? किडनी से। ऊपर कहां जुड़ा हुआ है? किडनी से। किडनी आपके पास एक है कि 2 है? ठीक है, वो दोनों किडनी से जुड़ी हुई है ये नलिका।
जो ऊपर से आपके शरीर में बने हुए मूत्र को ला करके इकट्ठा कर रही है, किसमें? मूत्राशय में। मूत्राशय को कहते हैं इंग्लिश में यूरिनरी ब्लाडर। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी काम में हैं या सफर में हैं, तो सफर के दरमियान अगर हमें पेशाब मतलब कि मूत्र का विसर्जन करना होता है, ठीक है, उस समय हम रोक पाते हैं कुछ समय के लिए, और कुछ समय तक आप रोक पाओगे तो थोड़ा सा पेट आपका फूला हुआ सा महसूस हो। रीजन क्या होता है? ये जो मूत्राशय है इसमें ज्यादा से ज्यादा मूत्र इकट्ठा हो जाएगा, ये एक ब्लाडर की तरह होता है, ये फैल रहा होता है, और ज्यादा आपने यदि कंट्रोल किया तो ये ज्यादा साइज में बड़ा हो जाएगा, जिस वजह से पेट में दर्द भी हो जाता है। ठीक है, तो ये वही ब्लाडर है। ठीक, अब इस ब्लाडर के पीछे से जो नलिका आ रही है ना, ये कौन सी नलिका है? किडनी से आने वाली नलिका, मूत्र नलिका। अब इसके पीछे से घूम करके फंदा लेकर के आती है, देखो ऐसे। कौन आ रहा है? ये शुक्र वाहक आ रहा है। ठीक है, तो इस मूत्राशय की जो मूत्र नलिका है उसके पीछे से ऐसे घूम करके सामने आ रही है इसके। ठीक है, सेम कहानी इधर से भी होगी। इधर से भी क्या आएगा? एक मूत्र शुक्रवाहक आएगा और यहां से फंदा लेकर के आ गया इधर, दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों साइड से। उसके बाद हम पढ़ क्या रहे? ग्रंथि ना। तो यहां तक की कहानी तो देख चुके हैं कि इन दोनों की दोनों नलिका में कौन मिल जाएंगे? शुक्राणु मिल जाएंगे, इधर भी और इधर भी मिल जाएंगे, केवल और केवल शुक्राणु। अब बात करते हैं पहले ग्रंथि की। ठीक है, याद रखना कि इस मूत्राशय के अधर स्थल पे, जहां पर इसका अधर होता है, आधार होता है, इसके आधार भाग में एक ग्रंथि मिल रही है। ठीक है, दोनों साइड मिल रही है। ठीक, इस ग्रंथि का नाम है बच्चा शुक्राशय। ये आपकी पहली ग्रंथि है। ठीक है, और ये मिल रही है कितनी? जोड़ी में, एक राइट हैंड साइड पे और एक लेफ्ट हैंड साइड पे। किसमें? इस मूत्राशय के अधर भाग में, आधार के भाग में एक जोड़ी मिल रही है ग्रंथि, जिसका नाम है क्या? शुक्राशय। लिख देते हैं यहां पे कितनी होती है? ये एक जोड़ी होती है। इस शुक्राशय के नीचे एक और ग्रंथि है। इस वाले को हटा देगा यहां से, बात वही रहेगा, इधर है ना उधर भी है। इस दूसरे वाले का नाम है प्रोस्टेट। अब बताओ ये कैसी है? जोड़ी में है कि सिंगल है? सिंगल है। हाँ, इधर भी है उधर भी है ना? है तो सही सर, इधर उधर दोनों है। काम करते हैं, कितना दिख रहा है? एक इधर भी और एक है, कितना? मतलब ऐसे लिपटा हुआ है, राउंड है। ठीक है, तो याद रखना कि प्रोस्टेट जो होता है ये कैसा होता है? एकल संरचना है ये एक ही है। ठीक है, बस ऐसे क्या हो, पीछे से उधर भी दिख रही है और इधर भी दिख रही है। तो याद रखिएगा कि प्रोस्टेट कैसा है? सिंगल है। ठीक है, एकल संरचना है। इसके बाद कैसे लेट हो जाते हैं जी आप लोग। एक और मिल रही है ग्रंथि, इसका नाम है काउपर ग्लैंड या काउपर ग्रंथि। बातें बंद। काउपर ग्रंथि या तो इसका एक और नाम है, इंग्लिश में उसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल, हिंदी में भी कहते हैं और इंग्लिश में भी बल्बो यूरेथ्रल, हिंदी में भी कह सकते हो बल्बो यूरेथ्रल। अभी बताओ ये को है सिंगल है कि जोड़ी में है? ये इस बार जोड़ी में है। ठीक है, तो यहां पे हमने तीन ग्रंथियां देखी। तीन में से सबसे पहला कौन आपका? शुक्राशय, ये एक जोड़ी है। ठीक है, प्रोस्टेट ये सिंगल है। उसके बाद काउपर कहो या तो बल्बो यूरेथ्रल कहो, ये कैसा है? वापस से एक जोड़ी में। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है कि तीनों की तीनों ग्रंथियां हमने देख ली। करेंगी क्या ये ग्रंथियां? एक एक करके देखते हैं। ये ऊपर से कौन सी नलिका आ रही थी?
शुक्रवाहक आया, यहां ये भी आया और आ करके एक जगह पर दोनों जुड़ गया और जुड़ने के बाद एक कॉमन नलिका का निर्माण किया। आ रही थी उधर से दो नलिका, लेकिन आने के बाद क्या हुआ, एक सामान्य नलिका बन गई। एक ऐसी स्थिति है जहां पर दो नलिकाएं आती हैं और एक नलिका का निर्माण करती हैं, तो वैसे जगह पे हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि दो नलिका मिलकर के एक सामान्य नलिका का निर्माण कर रही है। सामान्य का मतलब कि दोनों के दोनों आकर के एक ही नलिका में मिल गई हैं। इस नलिका का नाम है, बच्चा याद रखना, स्खलन नलिका। स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। स्खलन नलिका का निर्माण कौन कर रहा है, तो दो शुक्रवाहक जब आ करके एक सामान्य नलिका का निर्माण करते हैं तो उस सामान्य नलिका का नाम क्या होता है, स्खलन नलिका। अब ला करके यहां पर क्या कर देगी, ये शुक्राणुओं को स्खलित कर देगी। ला करके यहां पे शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाएगा, आ गए इसमें से शुक्राणु दोनों साइड से, ठीक है। अब इसी स्खलन नलिका के पास ये दोनों की दोनों कौन है, शुक्राशय है। शुक्राशय अपने अंदर क्या बना रहा है, शुक्राशयी तरल बना रहा है। प्रोस्टेट अपने अंदर क्या बना रहा है, प्रोस्टेट तरल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये काउपर ग्रंथि क्या कर रहा है, ये भी कुछ तरल बना रहा है, ठीक है। तीनों की तीनों क्या कर रही है, तरल बनाने का काम कर रही है। अब ये नलिका देखो जाकर के जुड़ी है किससे, स्खलन नलिका से, ठीक है। यहां तक तो केवल कौन थे, शुक्राणु। जैसे ही स्खलन नलिका को पार करेंगे, शुक्राणु के साथ और कौन आकर के मिल जाएगा, शुक्राशय के द्वारा बनाया हुआ तरल। वैसा ही काम इधर से भी हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी ये नलिका, यहां से कहा जाएगा तो प्रोस्टेट ने जो तरल बनाया है वो भी आकर के मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इधर से ये भी आकर के मिक्स हो जाएगा और एक यहां से नलिका निकलती है जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग। इस नलिका को क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग। यानी कि एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता जिससे होता हुआ क्या जाएगा, बाहर मूत्र जाएगा। और याद रखना बच्चा कि नर में एक सामान्य नलिका होती है, जिस सामान्य नलिका से मूत्र भी बाहर निकलता है और वीर्य भी बाहर निकलता है। जबकि हम जैसे ही पढ़ेंगे मादा संरचना, तो मादा में मूत्र को निकालने के लिए मूत्र छिद्र अलग होता है और योनि छिद्र अलग होता है, दोनों अलग अलग जगह होते हैं। जबकि एक नर में क्या होता है कि पीछे कौन है, मूत्राशय। इस मूत्राशय ने क्या बना रखा है अपने अंदर, या क्या इकट्ठा कर रखा है, मूत्र को, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरिन। अब इस यूरिन को निकालना होगा शरीर से बाहर, तब भी रास्ता कौन सा है, मूत्र मार्ग। और इधर से अगर उठ करके कौन आया, शुक्राणु आया और आकर के इस तरल के साथ मिक्स हो गया तो क्या बन जाएगा, ये वीर्य बन जाएगा। तो ये वीर्य भी इसी मूत्र मार्ग से बाहर आएगा। अब इस मूत्र मार्ग के भी ना नाम अलग अलग होते हैं, अगर याद रखना चाहे तो रख लीजिएगा। मूत्र मार्ग का वो हिस्सा जो किसके पास है, प्रोस्टेट के पास है, उस हिस्से को कहते हैं प्रोस्टेट मूत्र मार्ग, ठीक है। उसके बाद ये काउपर ग्रंथि के पास जो है ना मूत्र मार्ग का हिस्सा, उसको कहते हैं झिल्लीमय मूत्र मार्ग। और उसके बाद ये हिस्सा, ये बाहर से कहीं ना कहीं मांसल संरचना होती है और यही है क्या, बाह्य जनन अंग, जिसको बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं। हिंदी में कहते हैं क्या इसको, सीसन। इंग्लिश में कहते हैं पेनिस। तो वो वाला हिस्सा मूत्र मार्ग का जो किसके अंदर है, सीसन के अंदर है, उसको कहते हैं सीसनीय मूत्र मार्ग, ठीक है। तो मूत्र मार्ग के तीन हिस्से हैं, इतना डीपली अगर याद रहे तो रख लीजिएगा। मूत्र मार्ग का वो हिस्सा जो किसके पास है, प्रोस्टेट के पास है, उसको कहते हैं प्रोस्टेट मूत्र मार्ग। वो हिस्सा जो किसके पास है, काउपर ग्रंथि के आसपास है, उसको कहते हैं झिल्लीमय मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग का वो हिस्सा जो किसमें है, सीसन में है, उसको कहते हैं सीसनीय मूत्र मार्ग। ये पूरी की पूरी संरचना कंप्लीट हो गई किसकी, ग्रंथि की। आसपास में कौन सी ग्रंथि जुड़ी है, क्या है, अभी ग्रंथि का कार्य नहीं देखा हमने, आप ही लोग की वजह से रुके हुए थे ना बच्चा। देखिए अब आगे सुनिए, ग्रंथियां तो देख ली हमने ना
कि कौन सी ग्रंथि कहां पर होती है, ये स्थिति मालूम चल गया। लेकिन अभी सीधा सीधा क्या देखना है, ग्रंथि का कार्य। ठीक है, तो ग्रंथि का कार्य सीधा सीधा क्या है, तरल बनाना, और इस तरल को ले जाकर के किसमें मिक्स कर देना, शुक्राणु में। ठीक है, तब जाकर के ये तरल और ये शुक्राणु मिलकर के क्या कहलाएंगे, वीर्य कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, सीमन। अब देखो, सबसे पहला हमने बात किया था कौन से ग्रंथि का, शुक्राशय का। अब ग्रंथियां देखो समझ ली, लोकेशन समझ लिया, लेकिन ग्रंथियों का कार्य ही समझना है। अहम चीज ग्रंथियों का कार्य है। तो सबसे पहला याद रखना बच्चा कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है क्या, हर एक चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो पूरे वीर्य की अगर मैं बात करूं तो एक वीर्य जो है अपने आप में क्या है, 100%। उस वीर्य में कहीं ना कहीं मुख्यतः बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, तरल की। ठीक है, उसमें शुक्राणु तो बाहर से आएंगे, शुक्रवाहक से आएंगे। ठीक है, तो उस 100% तरल का बनाने का कार्य किसका है, ग्रंथियों का है। कितने ग्रंथियों का है, 3 ग्रंथियों का है, जिसमें से पहली बात कर रहे हैं किसकी, शुक्राशय की। तो पूरे वीर्य का ये शुक्राशय 60% भाग बनाता है। ठीक है, यानी कि जो भी तरल के साथ शुक्राणु बाहर आ रहे हैं ना, उस टोटल तरल का जो 60% तरल है वो किसने बनाया है, शुक्राशय ने बनाया। साथ ही साथ ये जो तरल है, ये तरल होता है क्षारीय। ठीक है, अब इस क्षारीय तरल में आकर के मिक्स हो जाता है कौन, शुक्राणु। और इसी के साथ एक और बात याद रखिएगा कि शुक्राणु को जिंदा रहने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, अम्लीय मिला तो शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, अम्लीय वातावरण में, अम्ल में शुक्राणु कभी जिंदा नहीं रहते हैं। उनको जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, क्षारीय वातावरण। तो सोचो इस शुक्राशय का कितना अहम कार्य है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में शुक्राशय गड़बड़ा गया ना, तो शुक्राशय गड़बड़ा जाएगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, शुक्राशय के द्वारा बनाया गया तरल गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और उस तरल में कौन सी मात्रा मिल रही थी, क्षारीय। इस क्षारीय में गड़बड़ी आई तो शुक्राणु तो आएंगे, शुक्राणु आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शुक्राणु बनना या बनाना वृषण का काम है, उसको लाना कहीं ना कहीं नलिकाओं का काम है। ला करके अंतिम में शुक्रवाहक किसको दे देगा, शुक्राशय के पास अस्खलन नलिका में। अस्खलन नलिका में जैसे आएगा वहां क्षारीय वातावरण न मिला तो आते ही बेचारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। शरीर से बाहर तो निकलेगा वीर्य, लेकिन उसमें से मरा हुआ शुक्राणु बाहर निकलेगा। ठीक है, और वो पुरुष कभी भी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। ठीक है, तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए समझिएगा ये 60% भाग बना रहा है। दूसरा क्या बना रहा है, ये जो तरल बनाता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, जिसकी वजह से शुक्राणु जीवित रहते हैं। लिख देता है यहां पर, इस शुक्राणु को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, क्षारीय वातावरण चाहिए। डन। आगे, इस तरल में एक पोषणीय पदार्थ होता है। ठीक है, पोषणीय मतलब पोषण से भरपूर, और वो पोषणीय पदार्थ है फ्रक्टोज। याद रखना, फ्रक्टोज क्या है, एक प्रकार का ग्लूकोज है, शर्करा है। अब सोचो कि शुक्राणु क्या करता है, तैरता है ना, शुक्राणु के पीछे क्या मिलता है, कसाविका मिलता है, पूंछ मिलती है उसकी, उस पूंछ को हिला रहा होता है। और शुक्राणु में बहुत ज्यादा होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आएगा शुक्राणु का जब पिक्चर बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि शुक्राणु के अंदर क्या मिलते हैं, बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हो, पावर हाउस, है ना। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है ना। तब जाकर के वो एनर्जी का इस्तेमाल कौन करता है, शुक्राणु। और शुक्राणु क्या करेगा, गति करके एक जगह से दूसरे जगह चल पाएगा। ठीक है, तो शुक्राणु यदि ऊर्जा बना रहा है तो ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको पोषण चाहिए। और उसके अंदर पोषण कहां से आएगा, तो ये एक तरल में घूम रहा है, उस तरल के अंदर क्या है, पोषणीय पदार्थ है। उस पोषणीय पदार्थ का क्या नाम है, फ्रक्टोज। तो इसी फ्रक्टोज को पोषण के रूप में लेता है कौन, शुक्राणु, और अपने माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बना करके इस्तेमाल में ले लेता है। चौथा चीज याद रखिएगा कि इस 60% तरल में ना एक बहुत ही बेहतरीन चीज होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ये एक प्रकार का, आप ऐसा कह सकते हो ना कि हार्मोन के जैसा काम कर रहा है। ये एक प्रकार का उत्प्रेरक है।
स्टिमुलेटर है। ये 4 बातें आप याद रखिएगा किसमें, शुक्राशय में। क्या क्या, ये 60% भाग बना रहा है। जो 60% भाग बन रहा है वो कैसा है, क्षारीय है, और इसी क्षारीय वातावरण की वजह से शुक्राणु क्या है, जिंदा है। उसके बाद इसके अंदर मिल रहा है पोषणीय माध्यम, पोषणीय पदार्थ, वो कौन है, फ्रक्टोज है। इसी को इस्तेमाल में लेकर के शुक्राणु अपने अंदर ऊर्जा बना रहा है। उसके बाद ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, एक प्रकार का हार्मोन है, उत्प्रेरक के जैसा काम कर रहा है। क्या करता है अभी बताते हैं इसके बारे में। देखो यहां अगर हम मादा जनन तंत्र की बात करें, जब पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये दोनों साइड क्या हो गए, अंडाशय हो गए, ठीक है। ये वाला हिस्सा हो जाता है गर्भाशय का, ये हिस्सा हो गया क्या, बीच का गर्भाशय। ये हो जाता है योनि का भाग, और आगे जाकर के जिसको कहते हैं भग, वल्वा कहते हैं, आगे पढ़ेंगे ये सब चीज। तो होता क्या है, देखो कि कोई एक नर अपने शरीर से वीर्य का स्खलन कहां पे करता है, इस योनि भाग में करता है, ठीक है। यहां पर कौन आ गया, वीर्य आ गया। इस वीर्य में कौन मिलेगा, शुक्राणु मिलेगा, ठीक है। चलो यहां दिखाते हैं कि शुक्राणु मिल रहे हैं यहाँ पे। अब शुक्राणु को कहां जाना है, ऐसे ऊपर इस मतलब यहां से होते हुए गर्भाशय में जाएगा, गर्भाशय से कहां आएगा, फैलोपियन नलिका में आएगा। इस फैलोपियन नलिका में कौन बैठा होगा, अंडाणु बैठा होगा। उसके साथ क्या करना है, उसको जाकर के निषेचन करना है, ठीक है। अब सोचो इतनी दूरी तय करनी है इसको, इतना दूर जाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहां से आएगा, पोषण से आएगा। वो पोषण मिल रहा है क्या इसको, फ्रक्टोज से, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, तो सुनो देखो क्या कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन किसमें है, वीर्य में है। किसने बनाया है प्रोस्टाग्लैंडिन को, याद रखना किसने, शुक्राशय ने बनाया है, ठीक है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन यहां पर आ गया, थोड़ा थोड़ा सा ये तरल कहां जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जाता है गर्भाशय की भित्तियों में। गर्भाशय की भित्तियां आगे चल के पढ़ेंगे कि ये 3 भित्ति होती है, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, अंत्य भित्ति। यानी कि गर्भाशय एक भित्ति की नहीं 3 भित्ति की होती है। ये हो गया बाह्य भित्ति, फिर ये हो गया मध्य भित्ति, इसके बाहर होता है क्या, अंत्य भित्ति। तो ये जा करके क्या करेगा ना कि गर्भाशय की भित्तियों को, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और एक और आ जाएगा अंत्य भित्ति। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन चला गया क्या, गर्भाशय की अंत्य भित्तियों में, अंत्य भित्तियों में, और अंत्य भित्तियों के नीचे कौन मिलेगा, मध्य भित्ति। अब मध्य भित्ति बना होता है मांस का, यानी कि मांसल संरचना है। गर्भाशय की जो अंत्य भित्ति होती है वो बनी होती है रक्त से। ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इस गर्भाशय की जो मध्य भित्ति होती है वो किसकी बनी है, मांसल संरचना की बनी हुई है। और इस मांसल संरचना को जा करके ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करना शुरू करेगा, उत्प्रेरक है ना, तो उत्प्रेरक है तो क्या करना शुरू करेगा, प्रेरित करना शुरू करेगा। जैसे ही प्रेरित करेगा ना तो ये मांसल संरचना प्रेरित हो जाएगी और एक प्रक्रिया करने लगेगी जिसको कहते हैं क्रमानुकुंचन। अब क्रमानुकुंचन का मतलब जानते हो क्या होता है, बार बार सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना। यानी कि ये गर्भाशय की भित्तियां सिकुड़ने लगेंगी, फैलने लगेंगी, सिकुड़ेंगी फैलेंगी, सिकुड़ेंगी फैलेंगी। किसकी वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। अब जानते हो इससे फायदा क्या होगा, इस शुक्राणुओं को ऊपर जाने में सहायता मिलेगी। अब बोले कैसे, तो ये एक नलिका रूपी संरचना है, ठीक है। ऐसे ये योनि का भाग हो गया, यहां पर क्या मिल रहे थे, वीर्य मिल रहे थे। इस वीर्य के अंदर कौन मिल रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हुआ कि चारों तरफ गर्भाशय की भित्तियों में फैल गया। गर्भाशय की भित्तियां क्या करने लगी, सिकुड़ने लगी, फैलने लगी। अब यहां सिकुड़ी तो शुक्राणु क्या हो गए, थोड़ा से ऊपर आ गए, फिर यहां सिकुड़ी, नीचे फैल गया। ऐसे करते 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 इनको ऊपर पहुंचाया जाएगा क्या, ठीक है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होता है कि गर्भाशय की मध्य भित्तियों में जो मांसल संरचना की बनी हुई है उनमें एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसका नाम है क्या, क्रमानुकुंचन, ठीक है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है, क्रमानुकुंचन कराता है, क्रमानुकुंचन। इस क्रमानुकुंचन की वजह से गर्भाशय की मध्य भित्ति लगातार फैलना सिकुड़ना चालू कर देती है, जिस कारण से शुक्राणुओं को ऊपर की ओर गति करने में सहायता मिलती है। शुक्राशय का कार्य खत्म। अब बताओ, क्लियर, डन। लिखना है लिख सकते हैं, जो करना है करिए। समझ में ना आए तो बताइएगा। एक और चीज और रह गया। देखो क्या रह गया कि आपने सुना है किसी महिला के साथ रेप हुआ है, ठीक है। अब रेप हुआ इन द सेंस क्या हुआ है, उसके साथ जबरदस्ती एक नर ने कहीं ना कहीं क्या किया होगा, तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा,
ठीक है, कहीं ना कहीं, और उसके बाद अपने वीर्य का स्खलन कर दिया होगा यहाँ पर, ठीक है, ये प्रक्रिया हुई होगी। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, दुर्व्यवहार कह देते हैं, या तो कहीं ना कहीं रेप कह देते हैं, या एक और नाम देते हैं दुष्कर्म कह देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी मूवी वगैरह में दिखाया जाता है ना कि कोई महिला थाने पर चली जाती है, कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, उसको मेडिकल जांच के लिए भेजा जाता है। कैसे प्रूफ होता है कि उस महिला के साथ रेप हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि महिला या मादा जनन तंत्र के अंतर्गत बातें नहीं, बच्चा क्या बातें कर रहे हो, अरे जो हंसी मजाक है ना इस चैप्टर में तो ना ही करिए, तो हमसे ज्यादा ना तो आप पढ़े हैं इस बारे में, ना ही जान रहे हैं, ना ही हमसे ज्यादा हंसी मजाक कर सकते हैं आप। जो कहना होता है डायरेक्टली कहिए, ठीक है, जो पूछना है डायरेक्टली पूछिए, क्या अपने में मजे ले रहे हैं, साथ में आइए सब लोग मजे लेंगे, यहाँ पे पढ़ने आए हैं बाबू, पढ़ लिया करो। चलो देखिए, इस मादा जनन तंत्र में बच्चा याद रखिएगा कोई भी संरचना ऐसी नहीं होती है जो फ्रक्टोज का निर्माण करे। यानी कि हम सीधा सीधा ऐसा कह सकते हैं कि मादा जनन तंत्र में क्या नहीं बनता है, फ्रक्टोज नहीं बनता है, ठीक है। और यदि इसके जनन तंत्र में फ्रक्टोज मिल रहा है तो ऐसा कह सकते हैं ना कि यहां पर वीर्य मिला होगा, तभी तो इसके अंदर फ्रक्टोज मिल रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा उस महिला के योनि भाग से कुछ तरल पदार्थ निकाले जाएंगे और उस तरल पदार्थ की जांच की जाएगी कि उस तरल पदार्थ में फ्रक्टोज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर फ्रक्टोज मिल रहा है इसका मतलब उस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, अगर फ्रक्टोज नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि महिला झूठ बोल रही है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि जहां पर महिला कह देती है कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है, तो जांच के लिए भेजा जाएगा, और जांच के दौरान अगर फ्रक्टोज मिला तो रेप हुआ है, नहीं मिला तो रेप नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा कि रेप का पता कैसे लगाया जाता है, तो उसके मादा जनन अंग में अगर फ्रक्टोज की मात्रा मिल रही है तो उसी फ्रक्टोज का जांच किया जाता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल पिछली बार बोर्ड में भी आया था, किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, इस दुष्कर्म जांच के दौरान किसका पता लगाया जाता है, किसका पता लगाया जाता है, फ्रक्टोज का पता लगाया जाता है। फ्रक्टोज को याद रखिएगा। बातें बंद। दूसरा कौन सा ग्रंथि है, प्रोस्टेट। देखिए ये जो है पूरे वीर्य का 60% बना चुके हैं हम लोग ना, ठीक है। अब याद रखना कि ये पूरे वीर्य का 25% तरल भाग बनाता है। कौन, प्रोस्टेट। 60 बना चुके थे और क्या बन गया, 25 और बन गया। सिस्टम तरीके से याद रखोगे ना सब कुछ याद रहेगा कि 60 बनाया किसने, शुक्राशय ने, 25 बनाया किसने, प्रोस्टेट ने, ठीक है। अब इस प्रोस्टेट ने जो 25 बनाया है ना, इस तरल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस तरल के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा कि ये कैसा होता है, दूधिया रंग का होता है। दूधिया मतलब इस सफेद रंग का, हल्के से दूध के रंग का होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें गंध होता है, जिसको कहते हैं कि ये कैसा होता है, गंध युक्त होता है। बस इसमें इतना ही याद रखना है, कुछ हो बस, ज्यादा कुछ याद रखने की कोई खास जरूरत ना है। ये कैसा है, 25% भाग बना रहा है कौन, प्रोस्टेट। ये कैसा है, दूधिया रंग का है और गंध युक्त होता है। खत्म हो गया आपका प्रोस्टेट, ठीक है। तीसरा यहीं पे खत्म करते हैं, कौन है, बल्बो यूरेथ्रल और काउपर ग्रंथि। तीसरा काउपर, या तो इसी का नाम है क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। अब देखो ये बनाता है 15%, हो गया क्या पूरा का पूरा 100, ठीक है। याद रखना है पहला बिंदु कि ये क्या बनाता है, तो 15% तरल बनाने का काम करता है। दूसरा इसका मुख्य कार्य याद रखना क्या होता है कि जब हमने क्या देखा था, ये जो सिसनीय मूत्र मार्ग था, इसके अंदर सिसन के अंदर जो सिसनीय मूत्र मार्ग मिल रहा था, इसी में कहीं ना कहीं इधर क्या मिल रहा था, स्खलन नलिका मिल रहा था, और इधर स्खलन नलिका में कौन आया था, शुक्राणु आया था, ठीक है। अब मान लिया जाए इसके पीछे कौन था, मूत्राशय। इस मूत्राशय में क्या इकट्ठा हुआ था, मूत्र। अभी अभी इस नर ने क्या किया कि मूत्र का विसर्जन किया, तो मूत्र का विसर्जन करेगा ना, तो मूत्र का जो वातावरण होता है पता कैसा होता है, अम्लीय। कि यदि अभी अभी एक नर ने मूत्र का विसर्जन किया है तो इसका मूत्र मार्ग कैसा हो गया होगा,
अम्लीय हो गया होगा, ठीक है। और उसी के तुरंत बाद अब ये क्या कर रहा है कि वीर्य का स्खलन कर रहा है, और इस वीर्य में कौन आ रहा है, शुक्राणु आ रहा है। और जैसे आएगा तो यहाँ का वातावरण कैसा है, अम्लीय। आते ही दांची यार देगा, खत्म हो जाएगा कहानी उसका, है ना। नहीं होगा, देखो क्या होगा कि जो काउपर ग्रंथि है ना, ये काउपर ग्रंथि क्या कर रही है, 15% तरल बना रही है ना। ये तरल जानते हो क्या करता है कि जो मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग का वातावरण कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। इस अम्लीय वातावरण को बदलता है किसमें, क्षारीय वातावरण में। क्षारीय में बदल देगा। उसके बाद क्या आएगा, पीछे से वीर्य आ रहा है तो कोई नुकसान होगा क्या शुक्राणु को, नहीं ना। हो गया खत्म आपका तीनों का तीनों, जो विभाजन से जुड़ी हुई है। तो विभाजन अभी आपको पढ़ाया ही नहीं, उसको छोड़ के रखिए। आगे बढ़े, आज नर जनन तंत्र का स्वाहा कर देते हैं। एक चीज और रह गया है, बाह्य जननेंद्रिय, ठीक है, इसको भी खत्म करते हैं। वृषण खत्म हुआ, सहायक नलिका खत्म हुई, सहायक ग्रंथि भी खत्म हुई। और देखो ना, यहाँ पे ना एक सवाल कभी कभार ऐसा बन जाता है, खरगोश जानते हो सभी लोग, देखा भी होगा। खरगोश का जब जनन तंत्र पढ़ेंगे ना, हालांकि पढ़ना नहीं है हमें, बस इससे जुड़ा हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं कि खरगोश के जनन तंत्र में देखोगे तो वहां भी मिलती है सहायक ग्रंथियां। जैसे हमारे अंदर है कौन, शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट, फिर काउपर ग्रंथि। तो खरगोश में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो खरगोश में ना तो शुक्राशय होता है, ना ही प्रोस्टेट होता है, केवल और केवल क्या होता है, काउपर ग्रंथि होती है, ठीक है। अब काउपर ग्रंथि होगी ना, तो बस इतना याद रखना, छोड़ो आगे की कहानी, आपको पढ़ना है नहीं। बस इतना याद रखना कि खरगोश में सारे के सारे ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, सिवाय किसके, काउपर ग्रंथि, बस। अब देखिए बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जनन अंग, जननेंद्रिय कहो या अंग कहो, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। इतना बतियाती है जी, मार के तोड़ देंगे, बता दे रहे हैं, दिमाग एकदम गर्म कर देती है तुम हमारा। जब हम बोर्ड पे मुड़ते हैं तो भुनभुनाना चालू कर देती है। तो हमारा घर एक रदी ने बचिया तो रोज दो चार तबड़ाक तो रोज पीटते तुमको हम, समझी, खाली भुनभुनाने पे। मार कर खुश नहीं, आप शांत रहिए, हम ज्यादा खुश रहेंगे, समझे। आपको मारकर कोई खुशी नहीं मिलेगी हमें। चलिए बातें बंद, देखिए बातें बंद करिए। ये हो गया सिसनीय मूत्र मार्ग, ठीक है। और ये पूरी संरचना क्या कहलाती है बच्चा, बाह्य जनन अंग कौन है, सिसन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पेनिस। अब ये बना होता है देखो दो प्रकार के मांसपेशियों से, ये बना है दो प्रकार के मांसपेशी से। सबसे पहला, एक को कहते हैं सगुह पिंड, दूसरे को कहते हैं स्पंजी पिंड। स्पंजी पिंड नाम इंग्लिश में भी लिख दें इसका, सोच लेना। लिख रहे हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, दूसरा कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम। मैंने पहले ही बोला था, नाम लिख दे तो हाँ सर लिखिए। कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम, ठीक है। हिंदी में कहते हैं स्पंजी पिंड और सगुह पिंड। अब बच्चा याद रखना कि सगुह पिंड की संख्या होती है 2 और स्पंजी पिंड की संख्या होती है 1, ठीक है। और ये दोनों के दोनों है कौन, तो मांसल संरचना है, मांस है, जो कहां पर मिल रही है, एक नर जनन के बाह्य जनन अंग पर, जिसका नाम है क्या, सिसन। देखो अब जो ये सगुह पिंड है ना, इसकी संख्या कितनी है, 2। तो इस सिसन के ऊपर की तरफ
और नीचे की तरफ। ये दोनों एक ही मांस है, लेकिन क्या है, दो पार्ट में है, एक ऊपर की तरफ से है और एक नीचे की तरफ से। तो ऊपर और नीचे की तरफ से मिलने वाले मांसल संरचना को कहते हैं क्या, सगु पिंड कहते हैं। और एक है इसके अंदर की तरफ, यानी कि ऐसे राउंड की हुई है इसको पूरा, इसको राउंड करके रखी है मूत्र मार्ग को अंदर से। देखो सिंपल सा है कि जैसे हमने कह दिया कि ये एक मांसल संरचना, ये पूरी राउंड की हुई है, ठीक है, और इसके अंदर से कौन निकला हुआ है, मूत्र मार्ग निकला हुआ है। और एक ऐसी स्थिति कि ये मूत्र मार्ग हो गया। अब मूत्र मार्ग जैसे ये ग्रीन वाले को कह देते कि मूत्र मार्ग हो गया, एक मांस इसके नीचे से और एक मांस इसके ऊपर से, ऐसे। तो ऊपर और नीचे वाले को क्या हमने बोला, सगु पिंड। जो इसको पूरे के पूरे घेर के रखी है किसको, मूत्र मार्ग को, इसका नाम है क्या, स्पंजी पिंड। तो टोटल जो आपका नर का जनन अंग होता है बाह्य सिसन, ये बना होता है मांसपेशी से, दो प्रकार की मांसपेशी से। कौन कौन सा, सगु पिंड और स्पंजी पिंड। ऊपर और नीचे, या फिर हम ऐसा कहें कि पृष्ठ भाग में मिलता है। ये पृष्ठ भाग में दो की संख्या में मिलता है। संख्या कितनी है, दो। प्रकार कितने हैं, एक। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी पृष्ठ वाले भाग में जो मिल रहा है एक ही प्रकार का मांस है जिसका नाम है क्या, सगु पिंड। लेकिन इनकी संख्या कितनी मिल रही है, दो, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ठीक है। उसके बाद इसके अधर भाग में, इस सिसन के अधर भाग में एक ही मांसल संरचना मिल रही है जिसका नाम है क्या, स्पंजी पिंड, जो पूरे के पूरे घेर कर रखी है किसको, मूत्र मार्ग। चलो ये मांसल संरचना भी खत्म। उसके बाद अगर हम इस सिसन के बारे में बात करें तो याद रखना बच्चा, ये उत्तेजनशील संरचना है, उत्तेजनशील संरचना है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं या फिर एक और नाम देते हैं उत्तेजनशील या उत्थानशील, उत्थानशील संरचना है। इंग्लिश में कहते हैं इसको इरेक्टेबल, इरेक्टेबल। जैसे रबड़ होता है ना कि खींचने के बाद फैल जाता है, ठीक उसी तरीके से इसमें कोई हड्डियां नहीं होती हैं, वो भी याद रखना कि इस सिसनिये में या सिसन में हड्डियां नहीं होती हैं। बिना हड्डियों के ये क्या हो जाता है, आवश्यकता पड़ने पर तन्य हो जाता है। तन्य मतलब कि तन करके स्ट्रेट हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है, लॉजिक क्या होता है कि जिस संरचना में हड्डियां ही नहीं है वो संरचना तन्य कैसे हो सकता है। जैसे ये अंगुली, इसमें हड्डी है तब तो ये तन्य है, स्ट्रेट है। जब अगर हड्डी नहीं रहेगी तो ये झुक जाएगा या टूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। उसके बावजूद भी जैसे ही एक नर क्या करता है, सहवास की क्रिया करता है, कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया करता है ना, उसके अंदर उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है। और वो उत्तेजनाएं उत्पन्न करने के बाद इस सिसन में ज्यादा से ज्यादा, पूरे शरीर में एक नर में जितनी रक्त नलिकाएं पूरे शरीर में नहीं होंगी, उससे ज्यादा रक्त नलिकाएं कहां पर मिलती है, सिसन में मिलती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, रक्त का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। अब सोचो कि एक पाइप में आपने क्या किया कि नल से कनेक्ट कर दिया एक पाइप को, पानी को थोड़ा सा खोला है, वो पाइप क्या होगा, थोड़ा सा लूज होगा। पानी को जितना प्रेशर में खोलोगे वो पाइप क्या होता जाएगा, उतना कड़ा, उतना स्ट्रेट होता जाएगा। ठीक वैसे ही कहानी होती है यहाँ पे। एक सामान्य स्थिति में रक्त का बहाव नहीं है, रक्त का बहाव नहीं है तो ये सिसन क्या रहेगा, तन्य नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही एक नर सहवास की क्रिया करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाता है, उसके अंदर उत्तेजनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संवेदी अंग होता है। उत्तेजनाएं बढ़ जाएंगी, और उत्तेजनाएं बढ़ेंगी तो इस सिसन में क्या मिलती है, बहुत ज्यादा रक्त नलिका। सारी की सारी रक्त नलिका में क्या हो जाएगा, रक्त का प्रवाह शुरू हो जाएगा, रक्त का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, जिस वजह से ये संरचना क्या हो जाती है, तन्य हो जाती, स्ट्रेट हो जाती। इसलिए कहते हैं क्या, ये उत्तेजनशील और उत्थानशील संरचना होता है, जिसको कहते हैं इरेक्टेबल। ये इरेक्ट हो सकता है, फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। उसके साथ साथ इस बाहरी हिस्से को नाम दिया जाता है बच्चा सिसन मुंड, सिसन मुंड। इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। डन, फाइनली खत्म किया क्या, नर जनन अंग। यही वो नर जनन अंग है बाह्य का, यानी कि बाह्य जनन अंग है जहां से क्या होगा, वीर्य का स्खलन होगा। और इसी संरचना को एक नर क्या करता है कि मादा शरीर के योनि भाग में प्रवेश कराता है, और उसके बाद घर्षण की वजह से, तन्य होने की वजह से इस संरचना से कहीं ना कहीं वृषण से वीर्य बाहर निकलेंगे, जाकर के तरल पदार्थ में मिलेंगे, पूरा का पूरा क्या बना देंगे, वीर्य। और इसी संरचना से वीर्य क्या हो जाता है, एक मादा के योनि भाग में स्खलित हो जाता है।